तो ख़ास तौर पे एक इस्लामी तंजीम तरीके लब्बैक पाकिस्तान पर वो यकदम शेख साहब ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे मुअज़्ज़ज़ वज़ीर दाखिला साहब ने बैन कर दिए। आप क्या क्या वजूहत हुई हैं जिसकी वजह से इतना बड़ा इनिशिएटिव हुकूमत पाकिस्तान को उठाने की ज़रूरत पेश आई? शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह और उनके अलाइंस में उस वक़्त मुफ्ती महमूद साहब, मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी साहब, काजी हुसैन अहमद काजी आ रहा है, बहुत बड़ा थरथली मच जाती थी। उस दौर के बाद कोई 35 साल के बाद, मिनिमम 35 साल के बाद एक ऐसी क़ुव्वत दोबारा आई थी जो कि मदारिस के तक़द्दुस को पामाल करने से रोकने वाली क़ुव्वत थी। एक ऐसी क़ुव्वत आई थी जो कहती थी कि जो इस्लाम है वो बयान करो। एक ऐसी क़ुव्वत आई थी जो आवाम सुनना चाहती थी वो बोलती थी। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाले लोग आए थे। और फिर जब ये धचका लगना शुरू हो गया मगरबी आकाओं को कि यार ये फिर उस कौम को उस ग़ुलामी से निकालने के लिए आ गए, तो उन्होंने ये कोशिश की कि यार इनसे जाके इन्हें समझाया जाए कि आप वो इस्लाम बयान करें जो हम आपको कहते हैं। मस्जिदों के स्पीकर पे पाबंदी अभी नहीं लगी, 1857 की जंग आज़ादी के बाद से ही लगना शुरू हो गया था, जब जामे मस्जिद दिल्ली से पहली मरतबा ऐलान हुआ था जिहाद का। वो चीज़ों को दोहराया जा रहा होता है, हर 20-30 साल के बाद कोई ना कोई दरवेश आता है, उसको रोक दिया जाता है। और अब मैं समझता हूँ कि मगरब को राज़ी करने के लिए आसिया मलूना को वापस भेजा गया। मगरब को राज़ी करने के लिए 70 साल की कारस्तानियाँ आप देख लें, ये आफिया सिद्दीकी को आपने बेच दिया। मगरब को राज़ी करने के लिए अपने अड्डे तक फराम किए गए, वो राज़ी नहीं हुआ। हमारे कितने ही फ़ौजी शहीद हुए, कितने जवान शहीद हुए, कितने सिविलियंस कोलेटरल डैमेज में शहीद हुए, मगरब राज़ी नहीं हुआ। कश्मीर के मामले पे बैक फुट पे चली गई हमारी गवर्नमेंट्स, मगरब राज़ी नहीं हुआ। LOC पे बार्ड वायर लगा दी, मगरब राज़ी नहीं हुआ। कश्मीर को एक किस्म से बेच दिया, मगरब राज़ी नहीं हुआ। कश्मीर पे चुप साध ली, मगरब राज़ी नहीं हुआ। फ़लस्तीन का मामला तो छेड़ा ही नहीं ना, मगरब राज़ी नहीं हुआ। इजराइल के बारे में छोटी मोटे बयानात आना शुरू हो गए, मगरब राज़ी नहीं हुआ। मुमताज़ कादरी को फांसी के फंदे पर लटका दिया, मगरब राज़ी नहीं हुआ। तो अब तो समझ जाओ ना कि कुरान और अल्लाह तुम्हें बार बार क्या बताता है कि जनाब ये तुम मर भी जाओ ना, ये कभी तुमसे राज़ी नहीं होंगे जब तक तुम इनके मजहब को इख्तियार ना कर लो। वो कौन सा ऐसा जनरेशन गैप है जिसकी वजह से इनके साथ डेलाक के घर का मामला था हमारे, 3 दिन सख्त बेचैनी में पाकिस्तान की आवाम रही है, इस कौम को सख्त परेशानी से गुजरना पड़ा है। उस तरफ के ग्रुप में और हमारी हुकूमत के ग्रुप में कोई ऐसे जय्यद उलमाए कराम नहीं थे, या उनके पास कोई ऐसे बंदे नहीं थे विजन रखने वाले जो बैठ के अफाम तफहीम से इस मसले का भी हल निकालते। इस हद तक ना जाना पड़ता ताकि अच्छे तरीके से इस मसले को सॉल्व किया जा सकता। 2 लफ्ज़ में बताऊँ, मुज़ाकराती फ़ेज़ में इस तरफ से किसी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट या रिटायर्ड अफसर की कमी थी जो नेगोशिएशंस को जानता है और जो चीज़ों को समझता है और जाके हुकूमत से मनवा लेता, और दूसरी तरफ किसी गैरतमंद बंदे के पुत्र की कमी थी हुकूमत की जानिब से कि वो आके समझता कि मामला एक जमात का नहीं, 22 करोड़ आवाम का भी नहीं, 1.25 अरब मुसलमानों का है। सफ़ीर का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये बहुत लेट कर गई थी गवर्नमेंट इस मामले को, और उतना ही गवर्नमेंट के लिए नुकसानदेह था उस वक़्त। मामला ये था कि जिस दिन उसने हरामजदगी की थी फ्रांसीसी सदर ने, ऑन द वेरी नेक्स्ट डे यू शुड हैव किक्ड दैट ब्लडी फ्रेंच एम्बेसडर। तो क्या होना था कि पूरी उम्मत चंदा इकट्ठा करके आपके झोली में रख देती कि जनाब खान साहब तुम तैयब अर्दगान से ऊपर जा चुके हो, तुम्हारे कर्जे हम उतारेंगे। पूरी उम्मत गिरबान पकड़ लेती अपने हुक्मरानों का कि जनाब इमरान खान ने निकाला सफ़ीर को, तो तुमने क्यों नहीं निकाला। आज इस्लाम का एक नैरेटिव ही और होता दुनिया में, लेकिन चंद सख्त फैसले लेने के लिए आपको अंदर से दिलेर होना होता है। तारिक बिन ज़ियाद ने हस्पानिया में जब फ़ौजें उतारी थी ना, तो जब पता चला कि उनके ईसाइयों की जो फ़ौजें हैं वो तो 10 गुना बड़ी हैं, तो पीछे से रास्ता जाने का जो था वो दरिया का था। तारिक बिन ज़ियाद ने कश्तियाँ जला दी थी, क्या या गाजी होंगे, शहीद होंगे। ख़ान को उस वक़्त ये फ़ैसला करना था, जो ख़ान वो कहते हैं स्टेशन टाइम सेव्स 9,
वक्त पे एक गिरा लगा दो ना, बाद में 9 गिरें नहीं लगानी पड़ती, फिर वो फटता जाता है सिलसिला। खान अभी ये कुछ कर चुका है, और ये लिख लें मेरे अल्फाज, लाल मस्जिद महंगा पड़ा था, शुबर्जी वालों ने बर्दाश्त कर लिया, ये चीज़ शायद तुम्हें महंगी पड़े। मैं ये कह रहा हूँ कि ये वो लोग हैं जिन लोगों ने हमेशा से पाकिस्तान की, बनारस की सुन्नी कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह भी पाकिस्तान के मुतालबे से साइड पे होते हैं तो हम साइड पे नहीं होंगे। यार इतनी बड़ी स्टेटमेंट आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं दी। ये उनके वारिस हैं जिनके साथ तुम लोग ये काम कर रहे हो। याद रखना, आप लोग जानबूझ के लोगों को मौका दे रहे हैं कि वो उनके जहन से हुबल वतनी ख़त्म हो। आप जानबूझ के लोगों को मौका देना, और इनके जहन से ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि इन्हें पता है कि इमरान खान के या शेख रशीद के या ये किसी भी नवाज शरीफ या जरदारी के बाप का मुल्क नहीं है। ये मुल्क उन्हीं लोगों का है जिन लोगों ने हकीकी मायनों में पाकिस्तान को इसके लिए कुर्बानियाँ दी और इसको बनाया। लेकिन हुकूमत ने मेरा ख्याल है कोई कोशिश छोड़ी नहीं है कि जिससे आवाम को और इदारों को आपस में लड़वाने की कोशिश नहीं छोड़ी। फिर आप ये देखें कि कितनी नफ़रत पैदा होगी है इदारों और आवाम के दरमियान। इसमें मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ने कोई मौका इन्हें जाने नहीं दिया। अब मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को मुज़ाकरात की तरफ आना चाहिए। फॉर द गवर्नमेंट शुड टेक लॉन्ग टर्म मेजर्स, आपस में इकट्ठे हों। अगर इस मामले में कोई सपोर्ट की ज़रूरत है तो हम लोग अपना रोल प्ले कर सकते हैं कि अफ़ाम व तफ़हीम से मामला हल हो, कि पाकिस्तान में मज़ीद पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं है कि इतनी शहादतें कराई जाएँ। ख़त्म नबूवत के मामले में किसी के इश्क़ मुस्तफ़ा को जांचने का कोई पैमाना नहीं, उसके लिए कोई शराइत शरीयत में भी नहीं रखी गई। किसी जगह पे भी कोई शर्त नहीं है कि ये मुझसे बड़ा आशिक़ है या मुझसे छोटा आशिक़ है। कल शेख रशीद साहब ने भी इस बात को कहा कि सबसे बड़ा ख़त्म नबूवत का मुजाहिद मैं हूँ। मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब भी, इसमें हमें उनकी ख़त्म नबूवत के सिलसिले में किसी का कोई डाउट नहीं है। तो पाकिस्तान के इस्लामी नज़रियाती एहसास में ये बात लिखी गई है कि जो मुसलमान होगा वो यहाँ की आला सीटों पे, आला अहदों पे। सर वो देखें, शक मुझे भी नहीं है, शेखा मुझसे बड़ा होगा आशिक रसूल। मैं तो बहुत गुनहगार आदमी हूँ, बेअमल आदमी हूँ। नमाज़ें अक्सर हम लोगों से रह जाती हैं, दाढ़ी मेरी नहीं है, मामा मैंने नहीं बांधा हुआ, मौलवी मैं नहीं हूँ, पीर मैं नहीं हूँ। शेख रशीद तो पीर तरीक़त रहबर शरीयत हैं। मसला ये है कि शेख से बंदा पूछे कि ओ घुघू, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। औरत मार्च वालों पे पाबंदी, तुम्हारे दौर में औरत मार्च हुआ, मेरा जिस्म मेरी मर्जी के फाश नारे लगे, और जनाबे अली पाबंदी क्यों नहीं लगाई? यहां पर बच्चों के साथ ज्यादती होती है, तुम लोगों ने अभी तक उस तरह का लॉ ही नहीं लाया कि सरेआम फांसी दो। अच्छा सुने, वो उस उसामा सती, क्या नाम है उस लड़के का, उसके केस का क्या बना जहां शेख आके झूठी तसल्लियां देके गया था? दे शुड टेक बोल्ड स्टेप्स। जहां पर आपकी रियासत के खिलाफ काम हो रहा है, मुझे बताओ गुल अली इस्माइल किधर है? मुल्क से भागी हुई है, क्या वो वापस आई इंटरपोल के जरिए? सर सुने ना, नहीं बैन होता आपका चैनल। मुझे बताएं आपकी मारवी सिरमत किधर है? मुझे बताएं आपके मुल्क के खिलाफ बकवास करने वाले जो मुल्क से भाग चुके हैं उनको वापस क्यों नहीं लाए? मुझे बताओ आपकी फौज के खिलाफ बकवास करने वाले जो मुल्क से भाग चुके हैं उन्हें वापस क्यों नहीं लाए? तुम कहाँ के वजीर दाखिला हो? तुम्हारा जोर सिर्फ बाहर के कहने पे इन बेचारे मौलवियों पे चलता है। ये दोहरा मेयार है। इश्क़ मुस्तफ़ा के सिलसिले में सबसे ज़्यादा आवाज़ जो है इस वक्त पाकिस्तान से उठाएगी। ये 53 इस्लामी, अल्हम्दुलिल्लाह 53 इस्लामी ममालिक हैं। हमसे ज़्यादा विजन भी रखते हैं, हमसे ज़्यादा दौलत के भी, हमसे ज़्यादा हर लिहाज से उनके तल्क़ात भी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर इस इशू को इतना रेज़ नहीं किया गया जितना पाकिस्तान में किया गया। इसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि मीर अरब को आई ठंडी हवा, जहाँ से मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। पाकिस्तान की आवाम बिला तफरीक किसी किस्म के मसलक और बिला तफरीक किसी किस्म की सियासी पार्टी, पाकिस्तान की आवाम जितना इश्क हजूर से रखती है शायद ही कोई और रखता हो। क्या हम लोग देखते ही नहीं है किसी को। अपने हजूर का मामला आ गया तो बस इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाह अलहम्द में दुनिया से मुसलमान गया, और पाकिस्तान इज़ अ ब्लेस्ड कंट्री के पाकिस्तान वाहिद रियासत मदीना के बाद जो हजूर अलैहिस्सलाम के सदक़े इस्लाम के नाम पे बना। धरने में आप स्टेट यूथ पार्लियामेंट के कोई नुमाइंदे वगैरह आपने शिरकत की थी? हमारा मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल वहाँ पर था, वहाँ सहरी अफ्तारी पहुँचा रहे थे कराची में।
हमारे पूरा मरकज़ शूरा जो थी वो रावलपिंडी इस्लामाबाद के धरने में सहरी अफ्तारी पहुंचा रही थी, किसी को मरम पट्टी का मामला था उसमें रोल प्ले कर रहे थे। पंजाब की कैबिनेट वहाँ पर सपोर्टिंग एंड प्ले कर रही थी, क्या कहते हैं, लाहौर में। जहाँ जहाँ पर हमारे वर्कर्स थे, हमने कहा जनाब एक कोई बंदा इस तरह ना हो कि जनाब उसे खाना नहीं मिला, या किसी ऐसा बंदा ना हो जिसके बेचारे को जुल्म ज़्यादती हुई हो। अगर पुलिस के साथ भी किसी के साथ कुछ हुआ है तो उसको भी मरम पट्टी करो, और इधर भी हुआ तो वो भी करो, ताकि आवाम का एक पॉजिटिव नैरेटिव जाए दुनिया की तरफ कि यार ये पाकिस्तानी अवाम है जो पाकिस्तान की भी खैर ख्वाह है और इस्लाम पे भी किसी किस्म की उल्टी सीधी बात नहीं सुन सकती। पाकिस्तान नेशनल टेलीविज़न ने हमेशा मुस्बत रिपोर्टिंग की है, और जो सही चेहरा है, जो सही फेस है, वो आवाम के सामने आ। मैं आपको बताऊं, आप लोगों के चैनल जो है इसने वो चीज़ दिखाई है जो लोग डरते हैं दिखाने से। इसने पाकिस्तान का वो नैरेटिव दिया दुनिया को जो कि दुनिया नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान का इतना स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव और नज़रियाती किस्म का नैरेटिव है। दुनिया चाहती थी पाकिस्तान के 1% तबका जो जागीरदार, वडेरे, सरमायादार और इस किस्म के लुच्चे लफंगे बैठे हुए हैं जिन्हें विरासत में सारी जागीरें मिल गई हैं, उनका नैरेटिव सामने। आपने गरीब आदमी, एक आम आदमी, एक थड़े पे बैठे वाले आदमी जो चाहता था ना कि पाकिस्तान जिस बेस पे बना था उस नज़रिए पे आके इसे बहाल किया जाए, आपने वो नैरेटिव ला के दुनिया के सामने रखा है। मैं समझता हूँ इस चीज़ का रिवॉर्ड यहाँ आपको शायद मिले ना मिले, यहाँ आप लोगों को अपनी शायद गालियाँ दें, लेकिन वहाँ पे ज़रूर आपको इसका रिवॉर्ड मिलेगा। सोशल मीडिया के हवाले से हमारे मोहतरम वज़ीर दाखिला साहब ने बात की है। हज़ारों नहीं लाखों लोगों का रोज़गार इस हवाले से वाबस्ता है। कई घरों के चूल्हे जा रहे हैं। ये इन्होंने ना, वो कहता है इन्हें रोक देंगे तो पकड़ लेंगे। वज़ीर दाखिला नौकरियां तो लोगों को दे नहीं सका। इन लोगों ने जो वादे किए झूठे किए। बाकी चीज़ें छोड़ें, आफिया सिद्दीकी के नाम पे आंसू बहाने वाले लोग, मैं उनसे पूछता हूँ आफिया सिद्दीकी क्यों नहीं वापस आई? अच्छा, इतना अहमियत, करोड़ नौकरियाँ, बात को काटूं, इतना अहमियत रखता है अगर सोशल मीडिया, तो अब तक इसको हुकूमती सरपरस्ती में क्यों नहीं दिया गया? और सर सोशल मीडिया ही ने इन लोगों को हुकूमत बना के दी थी पीटीआई को। ये इन्हें कौन जानता था पहले? ये अब भी मैं समझता हूँ पीटीआई का जितना लाखों की तादाद में मुतनफ़र कारकुन है जो आके अब हम लोगों से रब्ता कर रहा है, वो सारा सोशल मीडिया पे आया था। पीटीआई का हामी बना, उसने नैरेटिव बिल्ड किया, लोगों ने आर्टिकल्स लिखे, लोगों ने कॉलम्स लिखे, लोगों ने वीडियो मैसेजेस बनाए, लोगों ने ऑडियो मैसेजेस दिए और लोगों को माइल किया कि यार ये पीटीआई एक ऐसी हुकूमत शायद बना ले जो पाकिस्तान को आज़ाद करवा दे हकीकी मायनों में। लेकिन इन लोगों ने सोशल मीडिया को यूज़ किया और फिर इसी के ख़िलाफ़ आ गए। इन लोगों ने डॉक्टर आफिया के नाम को यूज़ किया, फिर उसके ख़िलाफ़ आ गए। इन लोगों ने रियासत मदीना के नाम को यूज़ किया, फिर उन्हीं प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट गए। इन लोगों ने, दे आर ब्लडी यूज़र्स एंड डे विल कम व्हेन दे विल से कि ओ हम तो लोगों को इस्तेमाल करने का सोच रहे थे, हम खुद टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल हो गए। डे विल कम कि पीटीआई की गवर्नमेंट ये कहने पे मजबूर हो जाएगी कि यार हमें नहीं समझ आई कि हम कैसे कैसे इस्तेमाल हो चुके हैं। इमरान खान को अभी आंखें खोलनी होंगी। अपने 5-7 मशीरों वज़रा जो इसके अरे गरे बैठे हुए ऐसे उल्टे मशवरे दे रहे हैं, उनको थोड़ा सा उनके पीछे लगाओ कि वो किसको कॉल कर रहे हैं, किससे राब्ते में हैं और क्या करना चाहते हैं वो लोग।